हम्म, तो ये हमारा अब लास्ट टॉपिक होने वाला है AS16 का, जहां हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग फॉरेन करेंसी में अगर हम लोग बोरोइंग करते हैं, ऐसे केस में अगर एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, जो हम लोगों ने AS11 में भी देखा था, तो ऐसे केस में क्या करना है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या ट्रीटमेंट बताता है हमें इसके लिए, है ना। तो आप पहले एक काम करते हैं, छोटा सा ना एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को जल्दी से पहले आप लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है इसका, ठीक है। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब तो क्या होता है कि हम लोगों का बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया में जब हम लोग लोन लेने जा रहे हैं, मतलब जो भी लोकल करेंसी जब हम लोग लोन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन मिल रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि हमें बाहर कहीं फॉरेन करेंसी में अगर लोन हम लोग लेते हैं अगर, तो वहाँ पर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो हमें कम लग रहा है। बड़ी चीज समझे, जब भी आप किसी दूसरे करेंसी में अगर आप लोन लेते हो, तो एक तो आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो तो है ही, चलो वो तो हमारा कॉस्ट लग ही रहा है, बट साथ साथ ना आपका एक्सचेंज डिफरेंस भी तो आता है ना। मान लो आपने लोन लिया था जब स्टार्ट में, उस समय 100 रुपया रेट था, अब उसका 105 हो गया आप रेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 5 रुपया का तो हर डॉलर पे मान लो आपको लॉस भी तो फेस करना पड़ेगा। उसका फिर क्या करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी एक एग्जांपल करने वाले हैं। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, मान लो 1/4/25 को हम लोगों ने एक लोन लिया है $20,000 का, ठीक है। जहां पर $1 का रेट था उस दिन 80 रुपया, है ना। और बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और डॉलर लोन पे 6%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रुपी लोन पे बोलता है 11%। आपको दिख रहा है साफ साफ, ऑलमोस्ट यहाँ पर हाफ में इसको यहाँ पर मिल चुका है, लगभग लगभग हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिला है। तो इन्होंने क्या किया, फॉरेन करेंसी में लोन ले लिया। बट दिक्कत क्या हुआ, 31/3/26 को अब रेट ऑफ जो $1 है वो 85, मतलब 5 रुपया पर डॉलर रेट तो बढ़ चुका है। तो अब देखो इनका दो कॉस्ट लगा है, क्या क्या, एक तो इंटरेस्ट इनका लग चुका है, दूसरा लग गया है एक्सचेंज लॉस, इनको दिख रहा है। इंटरेस्ट कितना लगा होगा, तो $20,000 है, ठीक है। उस पे लगा होगा $20,000 पे 6% का इंटरेस्ट। तो टोटल कितना का इंटरेस्ट आया होगा यहाँ पर, 20,000 इंटू 6%, $1,200, $1,200 सॉरी। अब जो $1,200 का जो इंटरेस्ट आया, तो हम लोग को तो रुपये पे करना पड़ेगा 31 मार्च को, जिस दिन का रेट कितना है 85। तो 85 के हिसाब से हम लोग को जो पे करना पड़ेगा 1200 इंटू 85, वो आ रहा 1,02,000 रुपया। क्लियर है ये चीज। और एक्सचेंज लॉस हमें कितना फेस करना पड़ गया यहाँ पर, हम लोगों का $20,000 का लोन था, और हर एक डॉलर पे हमें 5 रुपए का हमें नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। तो इस हिसाब से ₹1,00,000 यहाँ भी हमारा लग गया। अब जो टोटल कॉस्ट हमारा लग चुका है ₹2,02,000। अब नॉर्मली क्या बोलेंगे हम लोग, एज पर AS16 इसका बोरोविंग कॉस्ट जो भी ट्रीटमेंट होता है, अब ये कैपिटलाइज हो तो कैपिटलाइज, पीएल में जाकर तो पीएल में जो करना कर दो, एंड एक्स पर AS11 ये एक्सचेंज लॉस हम लोग डाल देते हैं ₹1,00,000। बट एक चीज समझा, अगर यही लोन हम लोग अगर इंडिया में लिए होते तो हमें आज के दिन में क्या इंटरेस्ट पड़ा होता। तो एक चीज समझो, हम लोग का लोन मिला कितना होता है इंडिया में, अगर $20,000 इंटू 80 अगर करते, तो हम लोग इंडिया में ₹16,00,000 का हम लोग लोन लिए होते इस दिन। जिसपे आज अगर 11% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट लगता, तो ये आता है 11% से 1,60,000 और 16, 1,76,000 रुपये। तो 1,76,000 का तो हम लोगों को लग गया होता, क्या बताया यहाँ पर, इंटरेस्ट। बट यहाँ पर देखो कितना लगा है, सिर्फ 1,02,000। अब अगर समझो आपको 1,00,000 का नुकसान अगर हुआ है ना, तो इस 1,00,000 के नुकसान में, एक्सचेंज लॉस में, उतना अमाउंट जितना कि डिफरेंस आपका इन दोनों का इंटरेस्ट का, कैसे सर, समझो देखो यहाँ पर 1,76,000 आपका यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा होता अगर आपने इंडिया में लिया होता, बट आपको यहाँ पर 1,02,000 ही लगा है अगर आप डॉलर में लोन लिए। तो देखो 74,000 का जो एक्सचेंज लॉस दिख रहा ना, ये असल में इंटरेस्ट ही है और कुछ नहीं, क्योंकि हमने इंडिया में लिया होता तो इतना लग जाता हम लोग को। तो इस 1,00,000 में से हम लोग बोले एक काम करो, 74 को आप बोरोइंग कॉस्ट ही मानो, एंड बाकी 26 आपका एक्सचेंज लॉस AS11 में मान के उसको आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ पर टोटल इसका मतलब 1,02,000 प्लस 74, ये 1,76,000 हम लोग बोलेंगे हमारा ये बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है। चलो एक काम, अब यहाँ पर दो एक कंफ्यूजन यहाँ पर हम लोग अभी भी ऐसे आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सिर्फ 50,000 लगता लॉस, तो फिर क्या होता। हाँ ठीक है, एक काम करेंगे, एक और सम करेंगे हम लोग, चिंता मत करो, वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो अभी इतना लग रहा है, ठीक है ना। तो 1,76,000 हमारा हो जाएगा बोरोइंग कॉस्ट, और बाकी 24,000 हम लोग बोलेंगे, बाकी 26 आ रहा है, ये 26,000 क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि ये हमारा है एक्सचेंज लॉस। तो और एक बार हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ जाओ।
देखिए क्या बोलता है, बोलता फंड्स में भी बोरोड इन फॉरेन करेंसी, हो सकता है हम लोग फॉरेन करेंसी में हम लोग फंड बोरो करें, एंड इन सच केस अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट कॉस्ट लाइबिलिटी फॉर इंक्रीज इन एक्सचेंज डिफरेंस ऑल्सो अराइजेज, ये भी तो होगा ना। एंड इन एंड द सेम विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, उस लाइबिलिटी का बढ़ना, ऐसे मान लो क्या हुआ, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगा था, हमें लग गया था 1,02,000 रुपया, बट हमारा लाइबिलिटी फॉर इंक्रीज इन, हमारा लाइबिलिटी हुआ ना इंक्रीज इन किसकी वजह से बताओ, एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से, तो कितना ये आ रहा हमारा, ये आ रहा है यहाँ पर 1,00,000 रुपया टोटल ये आ रहा था इंक्रीज। अब समझो टोटल जो ये 1,00,000 रुपया ये आया, हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं समझना ध्यान से, इसको भी हम लोग बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे टू द एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ लोन वुड हैव टेकन इन लोकल करेंसी, अगर लोकल करेंसी में लोन लिए होते तो 1,76,000 पड़ता, मतलब अभी 1,02,000 जो पड़ा है और 74 हम लोग बोरोइंग कॉस्ट ही मानेंगे यहाँ से हटाकर, और बाकी 26,000 हमारा एक्सचेंज लॉस है वो जाएगा पीएनएल में। बोलो क्लियर है। अब कैसे इसको निकालना है, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला वाइज एकदम दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप, जो क्या क्या बोलता है यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना आपको देखना है, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन, तो लोन अमाउंट जो हमारा था $20,000, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 6% हुआ 1,200, इंटू एक्सचेंज रेट ऑन रिपोर्टिंग डेट जो लास्ट डेट में हमें उस दिन इंटरेस्ट पे करना है ना, तो उस पर आया था 85, ये करके हमारा आया था 1,02,000 रुपया। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या हुआ, अमाउंट ऑफ लोन कैलकुलेट करो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ लोन एंड इंक्रीज इन करेंसी रेट, तो अमाउंट ऑफ लोन था हमारा $20,000 और करेंसी रेट हमारा इंक्रीज हुआ है 5 का, मतलब 1,00,000 रुपया तो हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन लोकल करेंसी आप देखो कितना लग जाता, तो अगर हम लोग लेते, मान लो अगर लोन लेते हम लोग इंडिया में, तो लोन अमाउंट $20,000 इनटू करेंसी रेट ऑन डेट ऑफ लोन, तो ऑन डेट ऑफ लोन ये था 80 रुपया, मतलब 16 लाख का तो हमारा लोन हो जाता, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी मतलब 11%, तो ये हो गया हमारा 1,76,000 रुपया। अब क्या बोलता है सुनो, यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट कैसे आएगा, बोलता है इंक्रीज इन लाइबिलिटी स्टेप 2, मतलब 1,00,000 रुपया। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द लोकल करेंसी बोरोइंग एंड द फॉरेन करेंसी बोरोइंग, मतलब स्टेप 3 माइनस स्टेप 1, तो स्टेप 3 आया था 176, ये आया था 1,02,000 रुपया, मतलब 74,000 रुपीज, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे क्या, बोरोविंग कॉस्ट। कोई अगर एक्सेस पार्ट अगर उसके बाद भी आ रहा है, जो 24,000 रुपये हम लोग को दिखा, 1,00,000 माइनस ये 26,000 दिखा हम लोग को, वो 26,000 रुपये हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस मान को उसको AS11 जो बोलता है PL में डाल दो, उसको हम बता देंगे। बोलो क्लियर है अच्छी तरह से सब कुछ। हाँ, और इस पे ना एक सम भी है हमारे पास, वो भी करते हैं, अभी आपका दूसरा जो क्वेरी था वो क्लियर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल सम है, मैंने वहां से उठाया आपके लिए। क्या बोलते हैं देखो, वो द XYZ लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ $10,000 ऑन 1 April 2023 फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, तो ठीक है, इस पे एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 इंटू 5%, $500 का तो इंटरेस्ट लग गया होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को एक्सचेंज रेट था बिटवीन द करेंसीज, वो हमारा था 45 पर डॉलर, और एक्सचेंज रेट जो एट द एंड ऑफ द ईयर था वो था 48 पर डॉलर, तो हमें दिख रहा है 3 रुपया करके, तो भैया हमारा बढ़ चुका है करेंसी का रेट, तो उस पे 10,000 इंटू 3, 30,000 का तो हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ गया होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना लग गया होगा, $500 इंटू 48, ये कितना आ रहा है, $500 इंटू 48, ये आ रहा है 24,000 रुपया। टोटल दो कॉस्ट हमें अभी तक मिला, एक तो इंटरेस्ट का ये कॉस्ट और दूसरा हमारा जो इंक्रीज हुआ। द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बोरोड बाई XYZ लिमिटेड इन लोकल करेंसी एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%, अगर इंडिया में लेता तो 11% मिल जाता, तो भैया बताओ ना इंडिया में कितना कितना मिलता है आपको, टोटल इंटरेस्ट रेट कितना लगता है आपको, तो $10,000 लिया है, उस दिन इंडिया में था 45 का रेट, तो भैया 4.5 लाख का आपको लोन मिलता, और उस पर 11% का रेट, 4.5 लाख इंटू 11%, 49,500, तो 49,500 आपका क्या आता बताओ, यहाँ पर आपका आता टोटल इंटरेस्ट, अभी कितना लगा है 24, और आपका 30,000 से लाइबिलिटी बढ़ गया है, तो एक चीज समझो यहाँ पर आपका 49,500 माइनस 24,000, आपका जो इंटरेस्ट में सेविंग हुआ वो हुआ 25,500 का, बट इसके चलते आपका 30,000 क्या हो गया बताओ, लाइबिलिटी बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे 30,000 में से हम लोग, इस 30,000 में से 25,500 हमारा मान लेंगे बोरोइंग कॉस्ट, और बाकी 4,500 जाएगा हमारा PL में एज पर AS11। बोलो क्लियर है ये चीज। यस सर, और पढ़ते क्या लिखा हुआ है, The following computation would be made to the determine the amount of borrowing cost for the purpose of year 16. Interest for the period सब मिला के 24,000 रुपया होगा।
10,000 इंटू 5% इंटू 48 पर डॉलर। इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो हुआ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट में हो गया 30,000 रुपए का। एंड इंटरेस्ट अगर हम लोग इंडिया में लिए होते लोन तो कितना लगता 49,500, तो 49,500 अगर लगता तो उस पर डिफरेंस क्या दिख रहा है हम लोग को 25,500। तो ओके, जो 30,000 का लाइबिलिटी बढ़ा उसमें 25,500 तक का लाइबिलिटी बढ़ा वो बोरोइंग कॉस्ट जाएगा, बाकी 4,500 कहाँ जाएगा हम लोग का पीएल में AS11 मानकर। Therefore, out of 30,000 increase in liability towards the principal amount, only 25,500 would be considered as the borrowing cost. Thus, the total borrowing cost would be 49,500, being the aggregate of 24,000 on the foreign currency borrowings plus the exchange difference to the exchange the difference between the interest on local currency borrowing and the interest on foreign currency borrowing. बोलो क्लियर है ये चीज? बट क्या होता अगर ये इंटरेस्ट रेट 13% होता, 11 ना होकर, इंडिया में 11 ना होकर 13 होता तो क्या होता? तो अब चीज समझो यहाँ पर, अगर इंडिया में 13% रेट होता तो ये 4.5 लाख पे हम लोगों को 13% का हम लोग को इंटरेस्ट लग जा रहा है। 4.5 लाख पे 13%, 4.5 लाख इंटू 13 ये आ रहा 58,500। तो भैया डिफरेंस कितना हो रहा है? हम लोग को बाहर से लोन लेने में लगा 24,000 रुपया, तो ये डिफरेंस आ रहा है हमारे को 34,500। तो 34,500 सेविंग हमारा हुआ है और बोलता है 30,000 रुपया लग गया इस चक्कर में, तो बढ़िया बात है, फिर तो आपने 4-500 ऐसे ही बचा ही लिया है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा हम लोग क्या मान लेंगे ऐसे केस में, ये बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट है। मतलब आप एक काम करो, 49,500 जो आपका ये टोटल कितना लगा यहाँ पर, ये 24,500 प्लस 30 ये और 24 मतलब 54,000, ये पूरा का पूरा आप क्या मान लो इसको, आप ये पूरा का पूरा मान लो आप बोरोइंग कॉस्ट। और 1 रुपया भी पीएल में आपका नहीं जाएगा, वो मतलब AS11 के तौर पर नहीं जाएगा। अब बोरोइंग कॉस्ट मान लिए, इस बोरोइंग कॉस्ट के बाद अब AS16 बताएगा हम लोग को वो कैसा बोरोइंग कॉस्ट है, कैपिटलाइज होना था तो एसेट में जाएगा, नहीं होना था तो फिर वो पीएल में जाएगा, एज द केस में भी। क्लियर है? तो इसका मतलब समझो, बोलने का साफ साफ मतलब यही है कि हम लोग जब बाहर से लोन लेते हैं तो हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा बचता है। बट इस चक्कर में हमारा क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल जो अमाउंट हो उस पर हमारा बढ़ जाता है, एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से लॉस हो जाता है हमारा, और कुछ नहीं, लाइबिलिटी हमारा बढ़ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ ना टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ द लोन वुड हैव बीन टेकन इन इंडिया, अगर ऐसा है जितना अमाउंट, वो अमाउंट बोलते हैं काम करो बोरोइंग कॉस्ट में ऐड कर दो, बाकी अमाउंट डाल दो कहां पर, आप पीएनएल में AS11 मानकर। ठीक है, और पढ़ते क्या लिखा है इसमें, बोलते हैं क्या, if in the above question if the interest rate on local currency borrowing is assumed to be 13% instead of 11, then entire exchange difference 30,000, क्यों? क्योंकि 34,500 सेव करा है भाई वो हमारा, है ना। 30,000 would be considered as the borrowing cost, since in that case the difference between the interest on local currency borrowing and the foreign currency borrowing, that is 34,500, is more than the exchange difference 30, मतलब बचा ही दिया भाई 4,500। तो बढ़िया बात है, पूरा का पूरा आप क्या मान लो इसको अभी आप, बोरोइंग कॉस्ट। Therefore, in such case, the total borrowing cost would be 54,024 plus year 30, which would be accounted under AS16, and there would be no exchange difference to be accounted as per AS11, the effect of changes in foreign exchange rates. बोला, आई थिंक आपको सब कुछ यहाँ तक तो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर है, और हम लोग का AS16 भी हो चुका अब यहाँ पर आज कंप्लीट। अब हमारा सिर्फ 2 AS बचा हुआ है, AS19 एंड 22। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप उस दोनों एएस को हम लोग सेम क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलो, क्या करना आपको पहले बताओ, अगर आपने अभी तक किसी भी ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, सबसे पहले क्वेश्चन कंप्लीट करना, फिर ही आप आगे बढ़ना, ठीक है, वरना क्या होगा, आगे पढ़ते जाओगे और सब कुछ आप भूलते भी जाओगे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।